नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि वाइफ के कॉल आने पर स्वीटू कोर्ट ना जाकर उसके पास चला जाता है। अब आगे जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। ये अंधा कानून है। अपना स्वीटू सोंगजे हॉस्पिटल में बैठा अपनी वाइफ का इंतजार करते हुए प्रोफेसर किम का मैसेज पढ़ रहा होता है, जिन्होंने ये मैसेज किया है, अभी भी देर नहीं हुई है सोंगजे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तभी उसकी वाइफ जुयंग वहाँ आती है, जो बहुत खुशी से अपने अल्ट्रासाउंड की वीडियो दिखाकर बताती है कि अब बेबी स्टेबल है और अच्छे से डेवलप हो रहा है। ये सुनकर सोंगजे खुशी, हैरान और इमोशनल तीनों एक साथ हो जाता है, क्योंकि दोनों बहुत समय से बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, पर हर बार कुछ न कुछ हो ही जाता था। बट दिस टाइम एवरीथिंग इज फाइन और बिना किसी परेशानी के बेबी अच्छे से डेवलप कर रहा है। तभी अचानक से जुयोंग सोंगजे का रिंग अपने पास से निकालती है और उसे पहनाते हुए बोलती है, तुमने इसे क्यों उतारा? अब से इसे हमेशा पहने रहना, क्योंकि अब से ये एक साइन है जो दिखाता है कि तुम हमारे होने वाले छुटकू या छुटकी के पापा हो। फिर वो बोलती है, अब मैं तुम्हारी लॉ की पढ़ाई को लेकर कुछ नहीं बोलूंगी, इसलिए हमारे बच्चे के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। दूसरी तरफ योंगचन को होश आ जाता है, पर इसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। तभी येसियोल उसके पास आती है और अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगती है। पर ये कमीना कहाँ इसकी माफी और सिसकियां सुनने वाला है। ये तो येसियोल को और सुनाने और ताना देने लगता है, जिस वजह से पहले से गिल्ट से भरी येसियोल और भी ज्यादा गिल्ट में चली जाती है और झरझर आंसू गिराने लगती है। उसके बाद जब सोंगजे हॉस्पिटल से जा रहा होता है, तभी येसियोल से टकरा जाता है। फिर दोनों एकांत में बैठकर गहरी गहरी बातें करने लगते हैं। येसियोल योंगचन की हालत के लिए खुद को कोस रही होती है, पर सोंगजे उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर उसकी तारीफ करने लगता है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में येसियोल ने बहादुरी दिखाई थी, वो सच में काबिले तारीफ है। और सोंगजे के अनुसार अगर येसियोल की जगह पर वो होता तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाता। इस पर येसियोल बोलती है, मैं भी ऐसा नहीं कर पाती, पर जब मैंने प्रोफेसर यांग को डिफेंडेंट के तौर पर बैठा देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी बातें कितनी वजन रखती हैं। पता नहीं ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था या कहीं और, पर जब मैं वहाँ खड़ी हुई तब मुझे एहसास हुआ कि ये कानून जिसकी हम पढ़ाई करते हैं वो सच में बहुत मैटर करता है। फिर वो बोलती है, प्लीज़ आज की मुलाकात के बारे में किसी को मत बताइएगा, पता नहीं मैं स्कूल अब लौट भी पाऊंगी या नहीं, मेरी वजह से सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। फिर सोंगजे को सब चीज़ के लिए थैंक्स करती है और जाने लगती है, लेकिन फिर अचानक से रुककर बोलती है, अगर मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। फिर वो चली जाती है और सोंगजे उसे देखता ही रह जाता है। उधर कोर्ट में आज का ट्रायल खत्म हो चुका है और सब प्रोफेसर यांग को लेकर परेशान हैं, cause as you know कि चीजें अपने यांग्रेट्स के फेवर में नहीं हैं। मगर क्या होता अगर उन्हें हाइपोग्लाइसेमिक शॉक कभी हुआ ही नहीं होता तो? 12:30 बजे जब उन्होंने अपना ग्लूकोज लेवल मेजर किया था तो वो 227 mg/dl था, और 2:55 तक वही ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ जाए कि उनकी मौत हो जाए, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है। अनलेस उस दौरान मिस्टर सीओ को नशीली ग्लूकोन-डी पाउडर का ओवरडोज दिया गया हो। हेडबैंड बॉय बुग्गी बोलता है, अब क्या होगा? प्रोफेसर यांग की मुश्किलें तो और बढ़ गई। इस पर लॉलीपॉप गाय येबम बोलता है, क्या मुश्किलें? इसका मतलब है कि उन्होंने सच में किया है। प्रोफेसर सीओ को हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हुआ ही नहीं था। उसी वक्त प्रोफेसर यांग वहां से गुजरते हैं, जो उसकी बात सुन लेते हैं, पर वो बिना कुछ बोले अपने रास्ते चले जाते हैं और प्रोफेसर किम उनके पीछे पीछे, और ये बड़बोला भी अपने रास्ते हो लेता है। बच गया साला। तभी सीरियस गर्ल सोल भी वहाँ से गुजरती है, जिस पर अपने एरोगेंट बाबा की नजर पड़ती है। फिर दोनों साथ में लिफ्ट में जाने लगते हैं, जहाँ हांजुन पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई? सोल भी बोलती है, वो शुगर पैकेट तुम्हें लगता है मैंने क्राइम सीन पर देखा था, है ना? हांजुन हाँ में जवाब देता है। सोल भी बोलती है, तो तुमने मुझे सच बताने को क्यों नहीं कहा? इस पर हांजुन बोलता है, ये तुम्हारा डिसीजन है, जिस तरह से वो येसियोल का डिसीजन था। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो निकल लेता है।
दूसरी तरफ प्रोफेसर किम प्रोफेसर यांग को सॉन्गजे का रिप्लाई दिखाती है जिसमें लिखा है, बहुत से फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई है। अगर उसे पता चला कि मैंने क्या किया है तो शॉक की वजह से कुछ भी हो सकता है। प्लीज मेरा इंतजार मत कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। फिर प्रोफेसर किम सोल्बी को विटनेस के तौर पर बुलाने के लिए मनाने की बात करती है। तभी सोल्बी खुद सामने से आकर बोलती है कि प्लीज मुझे विटनेस के तौर पर बुलाइए, मैं प्रोसिक्यूटर के आर्ग्यूमेंट्स को एक बार में डिस्ट्रॉय कर दूंगी, फिर प्लेजरिज्म को लेकर आप मुझ पर शक नहीं करेंगे। उसी दौरान प्रोसिक्यूटर जिन वहाँ से गुजर रहे होते हैं जो सोल्बी की बात सुन लेते हैं। वो प्रोफेसर यांग से बोलते हैं, तुमने कहा था कि तुम अपने स्टूडेंट्स को मेरी तरह नहीं बनने दोगे, पर ये तो मेरी ही तरह साउंड कर रही है। वो सोल्बी से बोलते हैं, तो तुम मेरे आर्ग्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करोगी। फिर तो तुम पूरे न्यूज में फैल जाओगी इस बात को लेकर कि तुमने अपने प्लेजरिज्म को कवर करने के लिए एक खूनी से सौदा किया। इतना कहकर वो चले जाते हैं और प्रोफेसर किम और प्रोफेसर यांग को हंसी आ जाती है और सोल्बी स्पीचलेस रह जाती है। प्रोसिक्यूटर जिन को पता चलता है कि अपने सीरियस गाय जीहू ने इन पर केस कर दिया है, तभी वो उसे टकरा भी जाते हैं जो इन्हीं का इंतजार कर रहा होता है। वो बोलते हैं, तुमने यांग से कूड़ा कचरा ही सीखा है। एक फर्स्ट ईयर के लॉ स्टूडेंट को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अपनी एनर्जी बकवास चीजों पर वेस्ट मत करो। जीहू बोलता है, आपको मेरी कॉल याद है? अब कहानी पास्ट में जाती है, जहां अपने पिता के मौत के बाद जीहू ने रिपोर्टर चॉय को कॉल किया था ये जानने के लिए कि उसके पिता की खबर को किसने लीक किया। उस वक्त प्रोसिक्यूटर जिन रिपोर्टर चॉय के साथ थे जो उनका फोन लेकर जीहू से झूठ बोल देते हैं कि वो सीओ प्योकजू थे, यानी कि प्रोफेसर सीओ। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ जीहू बोलता है, वो आप थे ना? प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, ये बहुत पहले की बात है, तुम्हें पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। फैक्ट्स को चेक करना एक जुडिशियल ऑफिसर की बेसिक ड्यूटी होती है। इतना कहकर वो कार में बैठकर चले जाते हैं और जीहू वहीं इमोशनल खड़ा रहता है। तभी हांजुन उसके पास आता है जो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, उनसे लड़ना इतना आसान नहीं होगा। जीहू बोलता है, लेकिन मैं उन्हें आसान लगता हूँ। हांजुन बोलता है, लगता तो है। अब जीहू खुद पर गुस्साने लगता है ये बोलते हुए कि मैंने तुम्हारे अंकल को लेकर फैक्ट्स चेक क्यों नहीं किया, ये तो बेसिक है ना। हांजुन बोलता है, वही तो, ये बेसिक है, पर मैंने भी उनसे उनके बदलने का कारण नहीं पूछा, एक बार भी नहीं, और अफसोस करने लगता है। पर वो कहते हैं ना कि अब पछताएत होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो यहाँ भी सेम ही हाल है। फिर वो जीहू को एक बच्चे की फोटो दिखाता है जिसके पास वही खिलौना होता है जो जीहू के पापा की कंपनी बनाया करती थी। वो बोलता है, उन्हें दिखाओ कि तुम आसान नहीं हो, मेरी नजर में भी तुम आसान नहीं। दूसरी तरफ अपनी क्लमजी अपने ख्यालों में डूबी कैंपस वापस लौट रही होती है। तभी ब्योल जो पढ़ाई करके लौट रही है सोले को देखकर खुशी के मारे उसे लिपट जाती है। फिर वो पूछती है, दीदी तुम यहाँ? सोले बोलती है, वो मैं तुम्हें मिस कर रही थी। ब्योल बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स टू हांजुन ओप्पा। उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? सोले ना में सिर हिलाती है। फिर ब्योल उसे कुछ दिखाने लगती है, पर तभी ली मैन हो वहाँ टपक जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर सोले उसे अंदर भेज देती है और ली मैन हो से बोलती है, कांगदान हमसे सारे संबंध तोड़कर कब की चली गई, अब वो कोरिया में भी नहीं है, इसलिए अगर तुम यहाँ रहे तब भी। ली मैन हो उसकी बात काट कर बोलता है, मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो? मैं तो प्रोफेसर यांग के ट्रायल की बात करना चाहता था, और तुम हो कि? सोले बोलती है, अगर उसका कॉल आया तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ली मैन हो बोलता है, अगर उसने प्रोफेसर यांग को कॉल किया है तो तुम लोगों को तो किया ही होगा। सोले बोलती है, प्रोफेसर यांग भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। इस पर ली मैन हो उसे बता देता है कि उसने अपनी आंखों से दोनों को फोन पर बात करते हुए देखा है, जो सुनकर सोले हैरान हो जाती है। ली मैन हो बोलता है, तो उसने तुम्हें सच में कॉल नहीं किया? और हंसते हुए मजाक बनाने लगता है ये बोलते हुए कि कांगदान अपने फैमिली से ज्यादा अजनबियों से क्लोज है, जो सुनकर सोले को गुस्सा आने लगता है। वो बोलती है, इस एरिया को छोड़कर अभी के अभी चले जाओ। ली मैन हो बोलता है, क्यों? तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी क्यूट सी छोटी बहन को कुछ कर दूंगा? इस पर सोले बोलती है, तुम पर 24 घंटे पुलिस की नजर रहती है क्योंकि हायर चांसेस है कि तुम फिर से कोई गुनाह करोगे। ली मैन हो बोलता है, वही तो, 24 घंटे मुझ पर नजर बनी रहती है, मैं कर भी क्या सकता हूँ? वो देखो ऊपर, और चला जाता है। और पता चलता है कि अपने एरोगेंट बाबा ने क्लमजी के घर के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। ब्रो, यू वेरी चालाक ब्रो।
फिर लॉ स्कूल पहुंचते हुए वो अपने एरोगेंट बाबा से कॉल पर बात कर रही होती है, ये जानने के लिए कि उसने सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया। हांजुन बोलता है ब्योल की रक्षा के लिए और कुछ पता लगाने के लिए। सोले पूछती है क्या पता लगाने के लिए। तभी अपना एरोगेंट बाबा वहाँ टपक जाता है ये बोलते हुए कि ये एक टॉप सीक्रेट है। फिर वो सोले से ट्रायल के बीच में जाने की वजह पूछने लगता है। सोले बोलती है ये भी एक टॉप सीक्रेट है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। फिर वो उसे पूछने लगती है कि ट्रायल में आगे क्या हुआ, जिसके बाद हांजुन उसे सब कुछ बता देता है जो भी उसके जाने के बाद हुआ था। फिर दोनों येसियोल से मिलने जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि येसियोल के लिए कोई भी वकील नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई भी एमएलए से पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि एमएलए तो हैं, पर साथ ही जुडिशियरी कमेटी के नेक्स्ट प्रेसिडेंट के दावेदार भी हैं। इसलिए हांजुन पब्लिक डिफेंडर यानी कि सरकारी वकील की मदद लेने की बात करता है। इस पर सोले बोलती है और अगर वो वकील पाक की तरह नल्ला निकला तो। ये सुनकर हांजुन हंसने लगता है और बोलता है ऐसा जरूरी थोड़ी है। फिर वो येसियोल से बोलता है सेटलमेंट करने के लिए तुम्हें जल्द ही कोई वकील ढूंढना होगा, बट येसियोल सेटलमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि जिस तरह से इसने योंगचन को जख्मी किया है शी इज श्योर कि अब जेल में ही इसकी जिंदगी बर्बाद होगी और ये अब लॉ स्कूल वापस नहीं लौट पाएगी। इसलिए ये बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हांजुन बोलता है पर हमें पड़ता है, स्कूल वापस आ जाओ, जब तक तुम कोई वकील नहीं ढूंढ लेती चलो साथ में काम करते हैं। उसके बाद ये दोनों कैंपस लौटने लगते हैं, जहाँ सोले बोलती है अगर प्रोफेसर किम येसियोल का केस लड़ती तो कितना अच्छा होता ना। हांजुन बोलता है लॉ प्रोफेसर केस नहीं लड़ सकते, तुम्हें पता है ना। सोले बोलती है हाँ पता है, तभी तो वो प्रोफेसर यांग का भी केस नहीं लड़ पाई, और चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगती है। तभी उसे बिल्डिंग पर एमएलए का पोस्टर दिखता है, जो शायद एमएलए का ही ऑफिस बिल्डिंग है। एनीवेज, तो वो एमएलए से मिलने पहुंच जाती है, पर साथ ही अचानक से आ धमकने के लिए माफी भी मांगती है, वो भी स्पेशली उस टाइम पर जब एमएलए अपने बेटे को लेकर परेशान है। एमएलए बोलते हैं तुम्हारी बहन भी ऐसी ही थी, वो भी इसी तरह आ धमकी थी और नौकरी मांग रही थी। वो स्मार्ट थी तो मैंने भी उस पर भरोसा कर लिया, पर मुझे क्या पता था कि पैसों के लिए वो मुझे धोखा दे देगी। खैर अब क्या ही कहें, अगर उसका सौतेला बाप नहीं होता तो वो भी कभी वैसा करती ही नहीं। वेल ही इज टॉकिंग अबाउट ब्योल का फादर। जी हाँ, ब्योल अपनी क्लमजी की सगी बहन नहीं है, बल्कि इसके सौतेले बाप की बेटी है। इनफैक्ट अगर आपने लास्ट एपिसोड में क्लमजी और इसकी माँ के बीच का कन्वर्सेशन ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका आइडिया थोड़ा बहुत पहले ही हो गया होगा, पर ब्योल को ये बात अभी पता है या नहीं इसकी अभी कोई जानकारी नहीं। वैसे अगर आप इस बात से कंफ्यूज हैं कि अपने घर के बातों के बारे में सोले को क्यों नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि 5 साल पहले जब कांगदान इन सारी चीजों से गुजर रही थी, जब उसके साथ ये सारी घटनाएं घट रही थी, उस दौरान अपनी सोले बाल सुधार केंद्र में थी, इसलिए इसे कोई आइडिया नहीं है कि उस दौरान क्या हो रहा था। अब ये तो आपको पता ही होगा कि वो बाल सुधार केंद्र में क्यों थी, मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा, राइट? ओके, तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि जो लोग भूल चुके हैं उन्हें भी याद आ जाए, और साथ ही हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये वाला अभी और ड्रामा एक्सपो टेल्स वीडियो देखने के बाद। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बैक टू एपिसोड। सोले बोलती है जिस कांगदान को मैं जानती हूँ वो खुद को चोट पहुंचा सकती है पर वैसा कभी नहीं कर सकती। फिर वह एमएलए को वही एग्रीमेंट दिखाती है जिसका इसने अपने घर पर फोटो क्लिक किया था, और पता चलता है कि एग्रीमेंट में जो वो दूसरे आदमी का नाम मेंशन है यानी कि कांग चिल स्योंग, वही इनका सौतेला बाप है। सोले बोलती है कहीं आप मेरे सौतेले बाप से तो नहीं मिले थे? एमएलए बोलता है मैं क्यों मिलूंगा। सोले बोलती है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिसे पैसों की जरूरत थी वो मेरा सौतेला बाप था, ना कि कांगदान। इस पर एमएलए बोलते हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तुम्हारी बहन मेरे पास आई थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पैसों के लिए तुम्हारे बाप ने उसे भेजा था या। तभी उनकी बात काटते हुए सोले बोलती है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, जैसा बाप वैसा बेटा। योंगचन भी आपकी ही तरह है। जिस तरह से येसियोल को सीक्रेटली रिकॉर्ड करने के बाद भी वो कह रहा है कि येसियोल ने उसे फंसाया है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका कहना कि दान ने आपको फंसाया है, जबकि आपने उसके साथ कुछ इलीगल किया है। ये सुनकर एमएलए हंसने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं तुम श्योर हो कि तुमने जो आज कहा है उसका तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा? तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने अभी क्या कर दिया है? तुमने येसियोल के लिए इस केस को सेटल करने का चांस खो दिया है।
ये सुनकर सोले की बोलती बंद। उसके बाद हॉस्पिटल में एमएलए यांगचन के केस को संभालने वाले अटॉर्नी, जिनका नाम मिस्टर सॉन्ग है, उनसे केस डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां पता चलता है कि येसियोल पर बॉडीली हार्म का आरोप लगाया गया है। आसान शब्दों में बोले तो एक इंसान को जख्मी करना, उसे चोट पहुंचाना, उसे घायल करना या इसी से रिलेटेड सारा कुछ। एनीवेज, पर एमएलए उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाने को बोल रहे होते हैं। इस पर अटॉर्नी सॉन्ग बोलते हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाना इतना आसान नहीं है। हमें मिस येसियोल का मोटिव प्रूफ करना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि वो सच में यांगचन को मारना चाहती थी। ये दोनों डेट कर रहे थे और ये हादसा तब हुआ जब वीडियो वायरल करने से वो इन्हें रोक रही थी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। इस पर एमएलए अटॉर्नी को झूठी कहानी बनाने का सजेशन देते हैं, जिसके अनुसार यांगचन वीडियो वायरल नहीं कर रहा था, बल्कि उसे डिलीट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो येसियोल से ब्रेकअप करना चाहता था। शाबाश, भोसड़ी। अटॉर्नी सॉन्ग बोलते हैं, फिर भी ये आसान नहीं होगा। कोर्ट अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। पर एमएलए इनकी बात समझने को तैयार ही नहीं, क्योंकि इनके सर पर अभी खून सवार है और अपने बेटे की ये हालत करने वाली को ये एक रत्ती भी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए वो बोलते हैं कि येसियोल को जितनी हो सके उतनी ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। फिर वो येसियोल के वकील के बारे में पूछते हैं। अटॉर्नी सॉन्ग बोलते हैं कि किसी में भी उसके केस को अपने हाथ में लेने की हिम्मत नहीं। इस पर एमएलए बोलते हैं, अगर कोई अच्छा वकील उसके केस को ले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। जो भी उसका केस अपने हाथ में लेगा, मैं उसकी जिंदगी नरक कर दूंगा। दूसरी तरफ पता चलता है कि एंड मोमेंट पर सोल्बी का जो सब्जेक्ट चेंज हुआ था, उस सब्जेक्ट के एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। एंड एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पढ़ाकू स्टूडेंट, इसने सबको पीछे छोड़ते हुए टॉप मारा है, जिस वजह से बाकी स्टूडेंट इससे और भी नफरत करने लगे हैं। पर इससे अपनी सोल्बी को क्या, दूसरे ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो वो उनकी गलती। वाइस डीन उसे शाबाशी देते हैं और बताते हैं कि प्रोफेसर यांग ने सोल्बी के प्लेजरिज्म को लेकर स्कूल में कंप्लेंट किया है, जिसकी जांच पड़ताल और फैसला करने में वाइस डीन भी पार्ट लेंगे, बट एज अ वाइस डीन ऑफ हांगकुक लॉ स्कूल, ना कि सोल्बी के पापा। सोल्बी बोलती है, अगर स्कूल मेरी जैसी टैलेंटेड स्टूडेंट को खो देगा तो इसमें स्कूल का ही लॉस है, इसलिए प्लीज समझदारी से फैसला लीजिएगा, एज अ वाइस डीन, नॉट एज मेरे पापा। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वाइस डीन हैरान रह जाते हैं। इधर ये तीनों साथ में लंच करते हुए बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पता चलता है कि हेड बैंड बॉय बोग्गी ने सिविल कोड एग्जाम यानी कि प्रोफेसर किम के सब्जेक्ट वाले एग्जाम में सॉन्गजे के आंसर शीट में तांग झांक करने की कोशिश की थी, जो पूरी तरह से खाली था। इसलिए बोगी क्यूरियस है कि कुछ तो चल रहा है, क्योंकि हमेशा ए लाने वाले स्टूडेंट का पूरा पेपर खाली हो भी कैसे सकता है। प्लस सॉन्गजे इन दिनों स्कूल में भी नजर नहीं आ रहा है, जबकि पहले वो हर वक्त स्कूल में ही रहता था। उसकी बात सुनकर हानजुन भी क्यूरियस हो जाता है। फिर बोगी की बात क्लमजी की तरफ शिफ्ट होती है। वो बोलता है, मुझे नहीं लगता कि अब सोले को एग्जाम रिपीट करने की चिंता करनी चाहिए, उसके फाइनल्स अच्छे गए हैं। तभी अपना खाना लेकर सोले भी वहाँ पहुँच जाती है, जो बोलती है, फाइनल्स अच्छे गए हैं? घंटा, मेरा क्रिमिनल कोड का एग्जाम बहुत गंदा गया था, मुझे तो होश भी नहीं है कि मैंने क्या क्या लिखा था। शी इज टॉकिंग अबाउट प्रोफेसर यांग के सब्जेक्ट वाला एग्जाम, जिसमें सोले बेहोश हो गई थी। बुग्गी बोलता है, मिड टर्म्स के टाइम पर तो क्रिमिनल कोड के एग्जाम में तुमने धमाल मचा दिया था। इज टॉकिंग अबाउट दैट टाइम जब एक कॉमा को नोटिस करने की वजह से सोले को प्रोफेसर यांग के सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए थे। एनीवेज, इस पर सोले खुश होने लगती है, ये सोचकर कि शायद क्रिमिनल कोड में ये फेल नहीं होगी, कॉज फाइनल्स में मिड टर्म्स के मार्क्स भी एडअप होते हैं। तो भले ही फाइनल्स में क्रिमिनल कोड का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया हो, पर मिड टर्म्स के मार्क्स इसे बचा लेंगे। लेकिन तभी इसकी खुशी में आग लगाने के लिए लॉलीपॉप गाय येबम वहाँ पहुँच जाता है, जो बताता है कि प्रोफेसर जुंग, जो अभी प्रोफेसर यांग की जगह पर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वो क्रिमिनल कोड के सब्जेक्ट में सबको फाइनल मार्क्स के बेसिस पर ही रिजल्ट देंगे। मिड टर्म्स में जो प्रोफेसर यांग के द्वारा एग्जाम लिया गया था, उसके मार्क्स एडअप नहीं होंगे, क्योंकि उस वक्त प्रोफेसर यांग के द्वारा एग्जाम लेने पर पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। और अभी का सिचुएशन देखकर लग नहीं रहा है कि प्रोफेसर यांग निर्दोष साबित हो पाएंगे। इसलिए स्कूल ने मिड टर्म्स में क्रिमिनल कोड के मार्क्स को एडअप ना करने की प्रोफेसर जुंग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, एंड दैट्स हाउ उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। अब तो सोले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागकर प्रोफेसर यांग से मिलने जाती है और दरवाजा खटखटाते हुए सोचने लगती है कि प्रोफेसर यांग क्या सच में दोषी साबित हो गए।
ना, ऐसा नहीं हो सकता। तभी 2 स्टूडेंट वहाँ से गुजरते हैं जो प्रोफेसर यांग की बुराई कर रहे होते हैं, जो सुनकर सोले का पारा हाई। वो बोलती है, क्या कहा तुमने? लेकिन वो दोनों बिना कुछ जवाब दिए भाग लेते हैं। उधर स्कूल प्रेसिडेंट प्रोफेसर यांग पर भड़क रहे होते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सच है कि आपने अपने स्टूडेंट जिसने एमएलए के बेटे को घायल किया है उसे सेक्सुअल असॉल्ट की जांच करवाने को कहा है? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, नहीं, मैंने बस सजेशन दिया था। एमएलए बोलते हैं, तुम करना क्या चाहते हो? तुम मुझे नहीं उकसा पाए इसलिए अब मेरे बेटे को बेइज्जत करना चाहते हो? मेरे बेस्ट फ्रेंड की जान लेना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? प्रेसिडेंट बोलते हैं, अभी तो सिर्फ आपके मिड टर्म्स गए हैं, लेकिन अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अब हम आपको माफ नहीं कर पाएंगे। इस पर डीन साहिबा मिस ओ बोलती है, इनके कामों पर तो ऑलरेडी पाबंदी लगी हुई है, अब आप क्या चाहते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं, इनके दोषी साबित होने के हायर चांसेस हैं। मिस ओ बोलती है, फैसला आने से पहले आपको इस बारे में नहीं बोलना चाहिए। मिस ओ को प्रोफेसर यांग का सपोर्ट करते देख एमएलए मिस ओ पर भड़कने लगते हैं। इसने आपको अपनी कमजोरी या कुछ बताया है क्या? आप इतनी डेस्परेटली इसकी साइड क्यों ले रही हैं? इस पर मिस ओ फ्रस्ट्रेटेड मुस्कान के साथ बोलती हैं, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। तभी प्रोफेसर यांग प्रेसिडेंट से बोलते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं, एमएलए से आदर के साथ माफी मांगिए और बेहतर होगा अगर आप पहले ही क्विट कर दें ताकि हमें कुछ। प्रोफेसर यांग उनकी बात काटते हुए बोलते हैं, मैं क्विट नहीं करूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैं दोषी साबित हो गया तब आप मुझे फायर कर सकते हैं, और उठकर चले जाते हैं। उसके बाद वॉशरूम में वो अपना हाथ धो रहे होते हैं। तभी एमएलए भी वहाँ आकर हाथ धोने लगते हैं और बोलते हैं, अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की ये सेटल करे तो पहले तुम्हें मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठना होगा। तुम्हारी स्टूडेंट मेरे बेटे से ऑब्सेस्ड थी, इसी वजह से ये हादसा हुआ है। इस इंसिडेंट का विक्टिम वो है जिसे गहरी चोटें आई हैं, जो बहुत जख्मी है, मेरा बेटा। प्रोफेसर यांग उन्हें टिश्यू पेपर थमाते हुए बोलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि लोग अपनी आदत और फितरत नहीं बदल सकते। अपने हाथ पोंछ लीजिए और याद रखिएगा कि मेरी नजर आप पर है, उस इंसान पर जिसे फेक न्यूज फैलाकर तमाशा करने में बड़ा मजा आता है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उस वक्त सोले प्रोफेसर यांग से नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो अपने ऑफिस में नहीं थे, इसलिए वो दोबारा उनके दरवाजे पर आती है और हेजिटेट करते हुए नॉक करने लगती है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अब वो अपना गर्दन खुजाने लगती है। What the hell? उसके बाद दोनों कॉफी हाथ में लेकर चलते हुए बातें करने लगते हैं। सोले बोलती है, आप ठीक तो है ना? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, ठीक तो तुम मुझे नहीं लग रही। सोले बोलती है, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर वो बोलती है, सर ली मैन हू ने कहा कि आपने कांगदान से बात किया था। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, हाँ मैंने किया था। जब मैं ली मैन हू के साथ था तो उसने कॉल किया था, तो मैंने उसे उसका नंबर टेक्स्ट करने को बोल दिया, पर अभी तक कोई टेक्स्ट नहीं आया है। फिर वो प्रोफेसर यांग को वो एग्रीमेंट दिखाकर बताती है कि ये लेकर वो एमएलए से मिलने गई थी, पर उसने वहाँ मुसीबत खड़ी कर दी। वो बोलती है, मैं दान के बारे में बात करने के लिए गई थी, पर इस चक्कर में येसियो लपेटे में आ गई। प्रोफेसर यांग कुछ नहीं बोलते और उसे उसका फोन लौटाकर जाने लगते हैं। वो बोलती है, अगर मेरी वजह से वो ये केस सेटल नहीं कर पाई तो? इस पर प्रोफेसर यांग रुककर मजे से कॉफी पीने लगते हैं। सोले बोलती है, मैंने एमएलए को गुस्सा दिला दिया, और अपना सिर झुका लेती है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, ग्रेट वर्क, अच्छा काम किया। सोले बोलती है, पर सेटलमेंट का क्या? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, तो कोई और रास्ता ढूंढो, और चले जाते हैं। अब अपनी क्लमजी सोच में पड़ जाती है। उसके बाद इसका गूगल बाबा शुरू। अगले दिन प्रोफेसर किम के ऑफिस में अपनी क्लमजी लैपटॉप के सामने बहुत परेशान बैठी होती है, क्योंकि एग्जाम के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, पर इसे चेक करने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि इसे डर लग रहा है कि क्रिमिनल कोड में ये पास नहीं होगी। तभी ये दोनों महाजन बकबक करते हुए अंदर आते हैं, जिन्हें हांजुन इशारे से चुप रहने को बोलता है और सोले की तरफ इशारा करता है। फिर ये दोनों भी चुपचाप सोले की स्क्रीन को घूरने लगते हैं, जिनके साथ अपना एरोगेंट बाबा भी शामिल हो जाता है। माहौल बहुत टेंस हो जाता है और धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर सोले कर्सर को रिजल्ट के पास लेकर आती है। माहौल पूरा टेंस, सब लोग सोले के एक क्लिक का इंतजार कर रहे हैं। मुझसे नहीं होगा।
तभी प्रोफेसर किम येसियोल के साथ आती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, स्पेशली अपनी क्लमजी और हेडबैंड बॉय। दूसरी तरफ दोनों सीरियस लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। जीहू बोलता है, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं बिलीव कर लूंगा कि तुमने वो पेपर खुद से लिखा है। बेसिकली ये सौदा करना चाहता है। पर सोल भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और मिडिल स्कूल में जो दोनों साथ में पढ़ते थे उसी बात का हवाला देते हुए वो जीहू को अपना विटनेस बनने को बोलती है, जो सबको ये बताएगा कि वो पेपर सोल्बी ने लिखा था। पर इससे पहले कि जीहू कोई जवाब दे, स्टडी ग्रुप से कॉल आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों भी मिलकर सोल्बी के केस में लग जाते हैं, जिसको सुपरवाइज प्रोफेसर किम कर रही हैं। और क्योंकि स्वीटू सॉन्गजे यहाँ नहीं है, इसलिए उसकी जगह पर लॉलीपॉप गाय इनका हाथ बटा रहा है। डिस्कशन के दौरान सोले सबको अपना आइडिया शेयर करती है, जो कि रात भर की रिसर्च और नेट खंगाली का रिजल्ट है। आज सुबह रिजल्ट आने से पहले जब ये बात इसके दिमाग में आई थी तो वो दौड़कर प्रोफेसर किम के ऑफिस आई थी और अपना एरोगेंट बाबा को सब कुछ बता दिया था। एंड हर आइडिया वाज सेल्फ डिफेंस। ये लोग कोर्ट में आर्गुमेंट दे सकते हैं कि वीडियो अपलोड करने से रोकने के लिए येसियोल ने योंगजन को धक्का दिया, जो कि सेल्फ डिफेंस है। येसियोल खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, योंगजन को चोट पहुंचाना इसका इंटेंशन नहीं था। यह सुनकर अपना एरोगेंट बाबा इम्प्रेस, क्योंकि इसने भी सेल्फ डिफेंस के ही बारे में सोचा था और यही डिस्कस करने के लिए ये प्रोफेसर किम से मिलने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ था। और अभी जब अपनी क्लमजी सेल्फ डिफेंस का सजेशन देती है तो हानजिन भी उसके सपोर्ट में बोलता है। प्रोफेसर किम बोलती है, सेल्फ डिफेंस को लेकर कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, ये इतना आसान नहीं होगा। तेरे पास कोई और रास्ता है? हानजिन बोलता है, अगर ये इजी हुआ तो लड़ाई कैसे कहलाएगा। जिसके बाद सब लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं और डिसाइड होता है कि येसियोल को सेल्फ डिफेंस से ही जिताया जाएगा। पर अब सवाल आता है कि येसियोल के लिए वकील कहाँ से लाएं? प्रोफेसर किम ने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली है, पर कोई रास्ता नहीं निकल रहा। कोई भी वकील येसियोल की तरफ से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, और अगर कोई तैयार भी हो रहा है तो क्विट कर दे रहा है, और चाह कर भी प्रोफेसर किम लड़ नहीं सकती। तो अब क्या? और क्या, सरकारी वकील जिंदाबाद। तो चलिए अब अपनी मेकअप की दुकान येसियोल के फर्स्ट ट्रायल में चलते हैं। एज यू कैन सी, येसियोल के सपोर्ट में पूरी स्टडी ग्रुप आई है, एक्सेप्ट अपनी क्लमजी, जो शायद थोड़ी देर में आ ही जाएगी। एनीवेज, प्रोसिक्यूशन की तरफ से बहुत सारे वकील आए होते हैं जो एक से एक दिग्गज होते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। पर अब क्या ही फर्क पड़ता है, अब एमएलए एक वकील हायर करे या 1000, लड़ना है तो लड़ना है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ सब लोग अपना सीट पकड़ते हैं। हेडबैंड बॉय बोगी पूछता है, येसियोल का सरकारी वकील अभी तक क्यों नहीं आया? जीहू बोलता है, क्योंकि उसने भी क्विट कर दिया। बोगी परेशान होकर बोलता है, तो अब कौन लड़ेगा? लॉलीपॉप गाय बोलता है, आई एम श्योर कि कोई ना कोई तो असाइन हुआ है, पर कौन ये पता नहीं। कोर्ट के बाहर अपनी बेचैन सोले बहुत हिम्मत और साहस जुटाकर फाइनली अपना रिजल्ट खोलती है। अंदर बहुत इंतजार के बाद भी जब येसियोल के वकील का कोई अता पता नहीं होता, तब जज येसियोल से पूछते हैं कि उसके अटॉर्नी कब तक आएंगे। येसियोल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। हानजिन प्रोफेसर किम से बोलता है, मैं बाहर चेक करके आता हूँ, और जाने लगता है। तभी दरवाजा खुलता है और सबकी नजरें दरवाजे पर। फिर एंट्री होती है अपने यांक्रेट्स की, और पता चलता है कि यही है अपने येसियोल के वकील। और यहीं पर एपिसोड खत्म। अब तो फन डबल होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है। मैं नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगी। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे दूसरे चैनल ड्रामा एक्सपो टेल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।